तो ये बात तो साबित हो गई कि अगर अपोजिशन इकट्ठा हो तो भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना एजेंडा, जो कम्युनल एजेंडा है, नफ़रत फैलाने का एजेंडा है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का एजेंडा है, वो आसानी से नहीं चला सकती। कि बीजेपी के जो साथ चलने वाले लोग हैं, अंदरूनी तौर पर वो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो उनके साथ हैं। और ये जेपीसी को इतनी आसानी से जाने वाला मामला नहीं था, ये मजबूर होकर के सरकार ने ऐसा किया है। ये भी दावा किया किरण रिजिजू ने कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के अपने अंदर खाने नाइतफाकी है, उन्होंने ये कहा है कि ये तो नाइतफाकी है यूपीए के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि गाहे बगाहे इस बात को लेकर सहमति जताती रही है कांग्रेस पार्टी भी, इंडिया ब्लॉक भी। और उन्होंने ये भी दावा किया है, आज संसद में आपने देखा भी होगा कि उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं कई सांसदों की, और उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, पार्टी का हित है, इसलिए हम सीधे तौर पर या खुले तौर पर मीडिया के सामने नहीं आ सकते, हम बात नहीं कह सकते, लेकिन वो पक्ष में है जहाँ वो भी चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो। मेरे हिसाब से ये बहतान है, ये झूठ है कि उन्होंने अपोजिशन के पार्टी के मेंबरों से कोई बात की है, कहीं किसी से रास्ते में चलते हुए बात कर ली हो। और जाहिर है कि सियासत में जो लोग होते हैं, वो जब कोई बात करता है तो वो बात बहुत सारी इस तरह की करता है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। तमाम, अगर मुसलमानों की हम बात करें, मुसलमान हमेशा ये कहता रहा है कि मुसलमानों ने जो ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी, या जो ये मुसलमानों की पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे मस्जिदों की बात करें, मदरसों की बात करें, कब्रिस्तानों की बात करें, खानकाहों की बात करें, दरगाहों की बात करें, इन पर कब्ज़ा तो हुआ है सर, सेल तो किया है। ये अलग बात है कि वक्फ ऑफिशियल्स ने किया है या जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने किया है, ये इल्ज़ाम तो पूरे देश में लगता रहा है। और शायद यही वजह है कि किरण रिजिजू ने आज साफ तौर पर कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर माफियाओं का कब्ज़ा है और हम उस कब्ज़े को छुड़ाना चाहते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? छोटे माफियाओं का कहीं कहीं पर कब्ज़ा है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा माफिया उस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है सरकार की शक्ल में। हमें उस पर एतराज़ है और वो हम कभी नहीं होने देंगे। जो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए, मुसलमान हमारे लिए अछूत हैं, आज वो हमारे को रिफ़ॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ये हमारी रिफ़ॉर्म करेंगे? लव जहाद हमारी रिफ़ॉर्म करने के लिए किया गया। ये जो उत्तराखंड का जो यूसीसी लेकर के आए हैं, कॉमन सिविल कोड CCU, तो ये क्या रिफ़ॉर्म करने की बात है? ये जो 3 तलाक का मामला, जो औरतों के कंधे पर रखा बंदूक, इसमें औरतों का भी जिक्र किया गया, ख़ास तौर पर कि उनका रिप्रेजेंटेशन तो कभी रोका ही नहीं गया। वक्फ बोर्ड में हमेशा औरतें मेंबर रही हैं बाकायदा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर रही हैं औरतें। 8,70,75,000 87,000 जो वो हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़, वो हैं किसी ना किसी के शक्ल में काम कर रही हैं। कहीं कोई कमज़ोरी हो सकती है, कहीं कोई करप्शन हो सकता है, वो देश में हर जगह है। सरकार इतनी बड़ी चल रही है, क्या उसमें करप्शन नहीं हो रहा? तो अब क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि इसलिए इसको ख़त्म कर दें सरकार को? करप्शन चूँकि चल रहा है। लोकसभा में वक्फ को लेकर तरह तरह की बहस जारी है। पक्ष की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, और इंडिया ब्लॉक ने ख़ास तौर पर जिस तरह का स्टैंड लिया है वक्फ को लेकर, उसको लेकर मीडिया गलियारों में ख़ास तौर पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन सियासी हलकों में भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि आने वाले वक्त में क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे विपक्ष के इस वाले स्टैंड का। हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आम तौर पर टीवी चैनल्स में नज़र आने वाले, कांग्रेस का अपना रुख रखने वाले, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले मीम अफजल साहब। बहुत शुक्रिया मीम साहब अपना बेशकीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीम अफजल साहब, मैं यही जानने की कोशिश करूंगा आपसे भी कि जिस तरह की बहस आज चल रही है या हो चुकी है वक्फ को लेकर, और जिस तरह का स्टैंड लिया है विपक्ष ने, कांग्रेस ने, आपकी पार्टी ने, क्या कुछ कहेंगे? ये पहले से तय था, अचानक हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बिल जो है इसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जी। ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये वक्फ एबोलिशन एक्ट है, जिसको साजिश के तहत लाने की कोशिश की गई और जिसको आज अपोजिशन ने नाकाम बना दिया। ठीक है, ये जेपीसी को गया है और जेपीसी आप जानते हैं बहुत ही अहम मौक़ों पे बनाई जाती है। तो ये बात तो साबित हो गई कि अगर अपोजिशन इकट्ठा हो तो भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना एजेंडा, जो कम्युनल एजेंडा है, नफ़रत फैलाने का एजेंडा है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का एजेंडा है, वो आसानी से नहीं चला सकती। और मैं ये कहूँगा कि ये ख़ास तौर पर पिछले 10 साल से कहाँ सो रहे थे,
तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। ये सरकार जिस वक्त आई तो जाहिर है कि मोदी जी की सरकार मेजॉरिटी में तो नहीं आई थी। ये तो दो पार्टियों की समोट या कहना चाहिए बैसाखियाँ हैं जिसके नतीजे में चल रही है। और उनको पहले से ये शायद समझाया गया था कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। उसमें एक पार्टी ने साथ दे दिया पूरी तरह से, दूसरी पार्टी ने अधूरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये कमेटी को जाता है, सेलेक्ट कमेटी को या जेपीसी को, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो साथ चलने वाले लोग हैं अंदरूनी तौर पर वो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो इनके साथ हैं। और ये जेपीसी को इतनी आसानी से जाने वाला मामला नहीं था, ये मजबूर होकर के सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन आज जो बहस हुई है उससे एक बात साफ जाहिर हो गई है कि तकरीबन जितनी भी अपोजिशन की जमातें थीं उन सब ने इस बिल की डट कर के मुखालफत की और ये बताया कि बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी और ये सरकार का एजेंडा है जिसको लाने की कोशिश कर रही है इसको। और सरकार ने बड़ी वजाहतें दी। किरण रिजिजू जी ने बार बार ये बताया कि हमने बड़े वाइड जो है लेवल पर इसमें मशवरा किया है लोगों से, और उसमें उन्होंने कुछ मिसालें भी दी। जैसे उन्होंने कहा बोरा कम्युनिटी से बात की, हमने आगाहानियों से बात की, हमने शियों से बात की, हमने बैकवर्ड क्लास के लोगों से बात की। पसमानदा का जिक्र उन्होंने ख़ास तौर पर किया। पसमानदा का जिक्र इसलिए किया उन्होंने कि वो इसको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, लेकिन पसमानदा का कोई भेदभाव हमारे यहाँ तो होता नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में ये कुछ लोग पसमानदा ज़रूर हैं और उनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ है। आज तक उस रिजर्वेशन की किसी ने मुखालफत भी नहीं की। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो अलग अलग तंजीमें काम करती हैं उसमें वक्त भी शामिल है। उसके अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन इन सबका है जिनका जिक्र मैंने किया। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में रिप्रेजेंटेशन उनका मौजूद है और ये सरकार का सिर्फ आई वॉश है जो वो करने के लिए कर रही है। किरण रिजिजू जी ने जितना बड़ा बयान दिया है कि हमने बड़ा वाइड लेवल पे लखनऊ में फला जगह पे कोई एक बड़ा नाम बता दें किसी रिलीजियस बॉडी का या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का जिससे इन्होंने मशवरा किया हो। ये उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मीम अफजल साहब ये भी दावा किया किरण रिजिजू ने कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के अपने अंदर खाने नाइतफाकी है, उन्होंने ये कहा है कि ये तो नाइतफाकी है यूपीए के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि गाहे बगाहे इस बात को लेकर सहमति जताती रही है कांग्रेस पार्टी भी, इंडिया ब्लॉक भी। और उन्होंने ये भी दावा किया है, आज संसद में आपने देखा भी होगा कि उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं कई सांसदों की, और उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, पार्टी का हित है, इसलिए हम सीधे तौर पर या खुले तौर पर मीडिया के सामने नहीं आ सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। लेकिन वो पक्ष में है जहाँ वो भी चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो। मेरे हिसाब से ये बहतान है, ये झूठ है कि उन्होंने अपोजिशन के पार्टी के मेंबरों से कोई बात की है, कहीं किसी से रास्ते में चलते हुए बात कर ली हो। और जाहिर है कि सियासत में जो लोग होते हैं वो जब कोई बात करता है तो वो बात बहुत सारी इस तरह की करता है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। इस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को एक मौजू बना करके पार्लियामेंट में पेश करना और ये सबूत देना कि अपोजिशन के लोग हमारे साथ हैं, ये महज बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है सर, और जैसे पहले आप लोग भी कहते रहे हैं, और तमाम अगर मुसलमानों की हम बात करें, मुसलमान हमेशा ये कहता रहा है कि मुसलमानों ने जो ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी या जो ये मुसलमानों की पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे मस्जिदों की बात करें, मदरसों की बात करें, कब्रिस्तानों की बात करें, खानकाहों की बात करें, दरगाहों की बात करें, इन पर कब्ज़ा तो हुआ है सर, सेल तो किया है। ये अलग बात है कि वक्फ ऑफिशल्स ने किया है या जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने किया है, ये इल्ज़ाम तो पूरे देश में लगता रहा है। और शायद यही वजह है कि किरण रिजिजू ने आज साफ तौर पर कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर माफियाओं का कब्ज़ा है और हम उस कब्ज़े को छुड़ाना चाहते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? छोटे माफियाओं का कहीं कहीं पर कब्ज़ा है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा माफिया उस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है सरकार की शक्ल में। हमें उस पर एतराज़ है और वो हम कभी नहीं होने देंगे। तो इसका भविष्य क्या है सर आपकी नज़र में? वक्फ का आगे का भविष्य क्या है? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, भविष्य क्या है? इतना आसान नहीं है। अब ये जेपीसी को गया है तो जेपीसी के लोगों इतनी आसानी के साथ इस चीज़ को होने नहीं देंगे। और जब वाइड कंसल्टेशन जिनसे मुताल्लिक़ है, देखिए इसमें कितनी बड़ी विडम्बना है
कि एक कम्युनिटी है जिसका एक भी मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में नहीं है, और ऐसा उन्होंने जानबूझ करके किया है। वो चाहते तो किसी को भी राज्यसभा में ला सकते थे, उसको मंत्री बनाए। जो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए, मुसलमान हमारे लिए अछूत हैं, आज वो हमारे को रिफ़ॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ये हमारी रिफ़ॉर्म करेंगे? लव जिहाद हमारी रिफ़ॉर्म करने के लिए किया गया। ये जो उत्तराखंड का जो यूसीसी लेकर के आए हैं, कॉमन सिविल कोड CCU, तो ये क्या रिफ़ॉर्म करने की बात है? ये जो 3 तलाक का मामला, जो औरतों के कंधे पर रखा बंदूक, इसमें औरतों का भी जिक्र किया गया ख़ास तौर पर। उनका रिप्रेजेंटेशन तो कभी रोका ही नहीं गया। वक्फ बोर्ड में हमेशा औरतें मेंबर रही हैं बाकायदा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर रही हैं औरतें। तो ये कहना कि उनका हिस्सेदारी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ये मुसलमानों के जो अलग अलग विंग्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनका नाम लेकर के दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किरण रिजिजू साहब ने ये तकरीर की है। लेकिन सर होना क्या चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं वरिष्ठ नेता के बतौर और एक जिम्मेदार नागरिक के बतौर, देखिए वक्फ का भविष्य क्या है, क्या कुछ होना चाहिए? अमेंडमेंट अगर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? बड़ा इशू है, पिछले 70 साल से इस पर बहस हो रही है। बहुत सी जगहों पर शिकायतें होती हैं। आप किरण रिजिजू ने बताया कि आज 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज़ आज देश में, रेलवे के बाद और एक कौन सी मिनिस्ट्री है उसके बाद, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो थी 8,70,75,000 87,000 जो वो हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़, वो हैं किसी ना किसी के शक्ल में काम कर रही हैं। कहीं कोई कमज़ोरी हो सकती है, कहीं कोई करप्शन हो सकता है, वो देश में हर जगह है। सरकार इतनी बड़ी चल रही है, क्या उसमें करप्शन नहीं हो रहा? तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि इसलिए इसको ख़त्म कर दें सरकार को, करप्शन चूँकि चल रहा है? तो किसी एक इशू को या किसी एक बात को इशू, ये सरकार का प्रोपेगेंडा। और दूसरी बात ये है कि बिल कब आया? बिल आज स्पीकर साहब ने कहा 6 तारीख को लिस्ट कर दिया गया था, जबकि कल तक मुझे कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं मिला, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसने बिल की शक्ल देखी है। और इस पर बहस जो है 4 दिन पहले से शुरू हो गई। तो वक्फ के इस बिल, अमेंडमेंट बिल को पहले से लीक किया गया मीडिया को, उसमें बहस कराई गई ताकि एक तरफा बहस जो है वो जारी रहे और एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए ताकि उसमें आसानी पैदा हो इनको पास करने के लिए। लेकिन आज अपोजिशन ने इनकी पूरी जो प्लान था उसको खाक में मिला दिया। तो अब इसके बाद में लोकसभा के बाद में राज्यसभा में ये जाना है, पूरी चर्चा होनी है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा इसको एक्ट में तब्दील करना, कानून बना देना, अमेंडमेंट अपने हिसाब से कर देना, इतना आसान होगा? उनके हिसाब से तो नहीं हो सकती जी। कोई अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी होगी तो देखा जाएगा। मैं उसकी तफसील इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने अभी एक्ट पूरा पढ़ा नहीं है। जो मोटे मोटी चीज़ें थी जो आई हैं मीडिया के अंदर या हमने पार्लियामेंट के अंदर इसका जिक्र मेंबरान से सुना, मैंने आज पूरी कार्रवाई देखी है पार्लियामेंट की, उसमें किरण रिजिजू की तकरीर भी देखी मैंने और तमाम हमारे अपोजिशन लीडर्स की भी तकरीर देखी। तो कांग्रेस ने तो इसमें सीधा स्टैंड लिया है। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इस तरह का बिल जो है लाया जाए और उसको अपोज हमने किया। लेकिन जब पार्लियामेंट में सबकी राय बनी कि JPC को दिया, तो JPC ऐसे छोटे मोटे इशू के लिए तो बनती नहीं है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गई कि बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको छेड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप छेड़ोगे तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने वाला है। अच्छा सर, कांग्रेस और बीजेपी के इतर, NDA या इंडिया ब्लॉक के इतर, अगर हम ये कहें कि मुसलमानों की जो आबादी जिसको माना जा रहा है कि 30 करोड़ है, 35 करोड़ है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वक्फ एक्ट को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, इस पूरे अमेंडमेंट को लेकर, वक्फ को लेकर, इसके मुस्तकबिल को लेकर क्या कुछ चाहता है? देखिए, आम आबादी जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं वक्फ बोर्ड सही तरह से काम करें। जो वाकिफ़ की मंशा है, वक्फ करने वाले की मंशा है, उसके मुताबिक ही काम किया जाए, ना कि अपने हिसाब से कुछ काम किया जाए। जाहिर है कि इतने लंबे अरसे में बहुत सारे औक़ाफ़ ऐसे हैं जिनको वक्फ करने वाले आज दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने जो रास्ते बताए हैं, मिसाल के तौर पर कहीं उन्होंने लिखा कि भाई इसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, औरतों को वजीफ़े दिए जाते हैं, बेवाओं को वजीफ़े दिए जाते हैं, बूढ़े लोगों को वजीफ़े दिए जाते हैं। इस तरह मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बोर्ड ज़्यादातर देते हैं, चूँकि बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो बोर्ड के अंडर में हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उसके अंदर। तो मैं तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो 8,87,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्त में रजिस्टर्ड है। बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो भी लाखों की तादाद में हैं।
वो भी बड़ी तादाद में है। और जाहिर है अगर उसको रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि जो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके आप दोबारा से सबूत मांगने लगें, लेकर आएँ कि साहब इसका दिखाइए कैसे हुआ क्या हुआ, तो ये तो खामखाई में चीज़ों को उलझाने वाला काम होगा। और ये बीजेपी ख़ास तौर पे यही चाहती है कि चीज़ों को उलझाया जाए। बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं जब से इनकी सरकार बनी है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस देश में सियासी तौर पर एक सरकार कमज़ोर आई है, लेकिन इंतकामी तौर पर ये सरकार बहुत मजबूती के साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब, और उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, वक्फ एक्ट को लेकर या कानून अगर कोई बनता है भविष्य में उसको लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो आगे क्या कुछ भविष्य होगा वक्फ का, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, ये देखने वाली बात रहेगी। लोकसभा में चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा में चर्चा होना बाकी है, लेकिन ये सही है कि इंडिया ब्लॉक ने, कांग्रेस पार्टी ने ख़ास तौर पर जिस तरह का स्टैंड लिया है उससे ये राह इतनी आसान तो नहीं लगती। तो कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं ज़ुबैर खान, PTC न्यूज़, दिल्ली।